अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आज बुशरा बीबी की रिहाई के कभी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये रिहाई क्यों मुमकिन ना हो पाई और अब इस रिहाई को लेकर के किस तरह नई कहानी बुनी जा रही है, इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इसके बाद आज एक और अहम दिन, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब का एक बहुत ही तारीख का जो दौर है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है और अब ये इख्तिताम कैसा होने जा रहा है, अगले जो चीफ जस्टिस हैं उनका क्या अज़ाइम नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने क्या एक अहम कदम उठाया, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ PTI का जो एहतजाज प्लान है वो किस तरफ जा रहा है और अंदरूनी लड़ाइयाँ क्यों इस कदर खौफनाक हुई हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आज ज़रा बुशरा बीबी साहिबा की बात करेंगे। सबसे पहले बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब की अहलिया, जिनके बारे में पिछले व्लॉग में आपको तफसील से मैंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ परेशानियां काटी, अजियतें सही और अब फाइनली उनकी ऐसा लग रहा है कि दादरसी का या रिहाई का वक्त आ चुका है। बुशरा बीबी साहिबा को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने तोशाखाना 2 केस में कल के रोज जमानत ले ली थी उनकी और उनको रिहा करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो लोग थे फौरी तौर पर एक्टिव हो गए और बुशरा बीबी साहिबा के जो वकला थे वो फौरी तौर पर पहुंचे ताकि चल के जमानती जमा कराए जा सकें और फिर रोबकार हासिल की जाए और उनकी रिहाई कल ही किसी भी तरह मुमकिन बनाई जा सके। तो काफ़ी उन्होंने यहाँ पर मुतहरिक किरदार अदा किया, लेकिन बज़ाहिर लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं कोई रुकावट डाली जा सकती है और ऐन ऐसा ही हुआ। बुशरा बीबी साहिबा की अगरचे ज़मानत ले ली गई थी सुबह के ही औकात में और उसके बाद काफ़ी दिन बाकी था कि जिसमें जो बाकी प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरी हो सकती थी, जो प्रोसीजर था उसको फॉलो किया जा सकता था। इसीलिए भागम दौड़म फटाफट ये जो हैं इनके लॉयर्स पहुंचे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ताकि वहां जाकर उपकार जमा कराई जा सके, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वहां कोई जज साहब ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं थे। और ये बहुत कम ऐसा कभी होता है कि कोई एक जज भी ना मौजूद हो, बल्कि शायद ही कभी होता हो। लेकिन आज सूरत हाल ये थी कि पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स ही यहाँ पे खाली हुआ पड़ा था और कोई जज भी ऐसा मौजूद नहीं था जो मचल के लेकर रोबकार जारी कर सकता। एक जज, दूसरा जज, तीसरा जज, हर जगह पे उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके रोबकार जारी करने के लिए कोई जज साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। वो शाम तक इंतजार करते रहे और फिर अदालती वक्त ही खत्म हो गया और फिर उसके बाद जाहिर है कि ये मामला अगले दिन तक पेंडिंग हो गया। तो ये सारी कहानी आज उनके वकला बता रहे हैं कि किस तरह से जानबूझकर उनकी रिहाई को लटकाया गया है। इससे एक खदशा जो और जन्म ले रहा था वो ये कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी भी शायद बुशरा बीबी साहिबा की जो रिहाई है वो नहीं चाहती रियासत और इसी वजह से उनको मजीद किसी मुकदमे में पाबंद सलासल करने के लिए एक दिन लटकाया गया मामला, ताकि कोई नया मुकदमा बना लिया जाए, कोई नई FIR कटवा ली जाए और फिर कल ही के रोज उनके ऊपर गिरफ्तारी डाल दी जाए और इस तरह उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सके। तो बज़ाहिर इसमें काफ़ी इम्कानात भी थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले हम कई दफ़ा ऐसा देख चुके हैं कि जब किसी भी PTI के रहनुमा की या किसी आम शख्सियत की इस तरीके से रिहाई का ऑर्डर आया हो तो उसके बाद हीलो बहानों से उसको लटकाया गया और फिर उसके बाद किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी हो। तो इस बात का खदशा अपनी जगह मौजूद तो है, लेकिन इसके बावजूद भी जाहिर है कोशिश तो करनी है कि जो भी इसका ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। अगरचे हुकूमत ने अदालत के अंदर ये रिकॉर्ड पे कहा है कि अब बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब हो, कोई खुफिया या कोई खुला मुकदमा ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये अदालतों में आके कुछ भी कह देते हैं और बाद में उसके बिल्कुल बरक्स कोई काम कर लेते हैं, तो इसलिए इनकी बात इतनी काबिल एतबार तो खैर नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई हैं जिससे बज़ाहिर लग रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई अब मुमकिन हो सकती है। एक तो ये कि बज़ाहिर कोई और वजह भी नज़र नहीं आ रही। अब तो मेरा ख्याल है अगर मुकदमा बनाना भी होगा तो कोई भैंस चोरी का ही मुकदमा शायद ये बना सकेंगे, इसके अलावा फ़िलहाल कौन सा मुकदमा होगा ऐसा जो ये बनाएंगे। तो फ़िलहाल एक तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि कौन से मुकदमे में उनको नामजद किया जा सकता है और दूसरी जो अहम वजह है वो ये कि अब जो डाउट्स हैं
یا آپ یوں کہہ لیں جو خبر رساں ہیں، جو ڈاکیے کا کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کی طرف سے بھی اب یہ انڈیکیشنز آ گئی ہیں کہ جناب ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو رہا کرنا ہے، اور اب انہوں نے اس کے لیے ایک نیا نیریٹو بھی بنانا شروع کر دیا ہے، اور یہ تو انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے گی، لیکن یہ ایک دن ڈیلے کیوں ہوا اور اس دوران اب کیا کارروائی ڈالی جا رہی ہے وہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ تو یہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہو جائے گی، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کافی ایکسائٹیڈ ہیں، اور کل اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ اچھی خاصی تعداد میں وہاں پر خواتین اسپیشلی اور بھی لوگ جائیں گے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو ریسیو کریں گے وہاں پر، اور میرا خیال ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ ایک اچھا ریسیپشن بالکل ڈیزرو کرتی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ایک بہت بہادری کے ساتھ، حالانکہ ان کا بظاہر سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ وہ کسی طرح کوئی پارٹی عہدیدار تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جس طریقے سے ہمت کے ساتھ اور بالکل گھبرائے بغیر ڈٹ کر جیل کاٹی ہے، اس طرح تو بہت سے جو ہمارے روایتی سیاستدان ہیں جن کا کام ہی سیاست تھا وہ بھی اس طرح جیل نہیں کاٹ سکے۔ تو یہ اس دفعہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اس معاملے میں بہت سے مردوں تک کو شرم دلا دی ہے کہ بھائی جیلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور جب بات کمٹمنٹ کی آتی ہے تو وہ پھر کس طرح سے پوری کی جاتی ہے، تو انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو اس بات میں مجھے تو کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں وہ واقعی آئرن لیڈیز ثابت ہوئی ہیں، اور انہوں نے بڑی بہادری اور مسکراتے ہوئے جیل کاٹی ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی پریشانی میں جیل کاٹی ہو۔ تو بہرحال جی اب صورتحال یہ ہے کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف بشریٰ بی بی بلکہ عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں جو ہیں ان کی بھی رہائی کا امکان ہے، ان کی بھی ضمانت مل سکتی ہے، اور کبھی امکان ہے کہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان صاحبہ کو بھی ضمانت مل جائے گی۔ تو خواتین کی رہائی یقیناً ایک خوشائن بات ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ فوری طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بھی رہائی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہو رہی ہے، اتنے عرصے سے انہیں جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور ضمانت جو کہ ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو نہیں دیا جا رہا۔ ہر دفعہ یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ریکارڈ نہیں ہے، اور اس طرح معاملہ لٹکایا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یوں بھی کینسر پیشنٹ ہیں، اوپر سے اتنی عمر ہے ان کی، تو بالکل یہ بہت تکلیف دہ بات ہے جس انداز سے ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی ابھی فی الحال فوری نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایک خاتون کے طور پر کنسیڈر ہی نہیں کی جاتی، وہ تو ایک ایسی جیدار قسم کی دبنگ خاتون ہے جو کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہیں رہا کیا تو اچھا خاصا پنجاب حکومت کو وہ پریشانی میں ڈال دیں گی، تو اس لیے ان کی رہائی تو فوری طور پر نظر نہیں آ رہی۔ لیکن بہرحال جو گھریلو خواتین ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی کی خواتین ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی رہائی جو ہے اب ہونے جا رہی ہے۔ تو بشریٰ بی بی صاحبہ کو جی رہا کر دیا جائے گا آج کے روز، اور امید ہے کہ ان کو کسی نئے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ پی ٹی آئی ابھی بھی اس بارے میں یہ خدشات رکھتی ہے کہ شاید کوئی ایسی کارروائی ڈالے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں کہ یہ پھر ایک دن رہائی ڈیلے کیوں ہوئی؟ جو مجھے نظر آ رہا ہے بظاہر کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم یوں اگر رہائی آج ہی ہو جاتی تو اس سے یہ تاثر جاتا کہ بھائی بڑا انہوں نے تو یعنی پورا ان کو کریڈٹ مل جاتا اور لگتا کہ جی انہوں نے بڑی زبردست جیل کاٹی اور اب وہ میرٹ پر رہا ہو رہی ہیں، لیکن جان بوجھ کر ان کی اس رہائی کو اور ان کی اس پوری استقامت کو داغدار کرنے کے لیے ایسا لگا کہ ایک بیانیہ پہلے بنایا جائے اور بعد میں ان کو رہا کیا جائے، اور وہ بیانیہ ہو اس طرح کا کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں انہوں نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت رہائی حاصل کر لی ہے، اور بیسکلی اب وہ تھک چکی تھیں، ٹوٹ چکی تھیں، اور بس اب انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی، حکومت کے ساتھ کوئی معاملات طے کر لیے ہیں، اس لیے وہ رہا ہونے جا رہی ہیں۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو ان کی رہائی کو داغدار کرنے کے لیے اس طرح کی ڈیلز کی باتیں ایکسپیکٹڈ تھیں۔ میں نے یہ کل ہی جو پچھلا ولاگ تھا اس میں بھی یہ بات کر دی تھی، میں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا پہلے سے ہی جیسے ان کی رہائی کی خبر آئی کہ یہ اس طرح سے ہوگا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑی کوئی مجھے کسی نے آ کے خبر دے دی تھی کہ اب یہ بیانیہ بننے جا رہا ہے، یہ ہم کنٹینیوسلی دیکھتے ہیں۔ جو شخص بھی جیل سے باہر آنے میں بہرحال کامیاب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو بھائی ڈیل ہی کر کے آیا ہے، یعنی جو اگر تو آپ جیل میں رہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کو یہ فتویٰ ملا رہے گا کہ آپ وفادار ہیں، لیکن اگر آپ میرٹ پہ بھی کسی جج صاحب کے دل میں کوئی رحم آ گیا ہے اور کسی نے کر ہی دیا ہے آپ کو رہا، تو کوئی جینونلی بھی باہر آ جائے تو ہر کسی کو پی ٹی آئی کے جو اپنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور پھر جو حکومتی لوگ بھی ہیں وہ بھی اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جی کسی ڈیل کے تحت ہی رہائی ہوئی ہے۔ اب آپ لگا لیں، میں آپ کو کتنے نام بتا سکتی ہوں کہ علی محمد خان صاحب کی رہائی ہو، اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایون صنم جاوید
जिन्होंने इतनी देर जेल काट ली, 15 मरतबा गिरफ्तार हुई, तब भी जब वो रिहा हुई तो लोगों ने कहा जी ये तो अब डील हो गई। तो भाई जिसने 1.5 साल डील नहीं की, उसको आखिर में जब बिल्कुल ही बेबस हो रही थी पुलिस और अब कोई मुकदमात भी बाकी नहीं थे, तो वहां पर क्या किसी ने डील करनी थी? वहां क्या जरूरत रह जाती है डील करने की? अगर डील ही करनी होती तो 1.5 साल क्यों गुजारते भाई? पहले ही गुजार लेते, डील कर लेते। पहले इतने बड़े बड़े तुर्रम खां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वो उन्होंने तो कभी कोई ना वजारत ली थी ना कुछ, वो भी आके खवातीन थी, आके कर लेती प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। तो इस तरह करना किसी की कुर्बानी को फरामोश करने के मेरा ख्याल है मुतरादिफ है, ये नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर भी इसी किस्म के इल्ज़ामात लगे। उसके बाद इवन डॉक्टर शहबाज गिल जिन्होंने तशद्दुद वगैरह भी बर्दाश्त किया था, जिन्होंने जेल भी काटी, सबसे पहले तो उनके साथ ये सारा मामला शुरू हुआ था जुल्म वाला, उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लग गया था कि जी वो भी एस्टैब्लिशमेंट को प्यारे हो गए हैं, पता नहीं उन्होंने भी कोई डील कर ली है, इसी वजह से वो बाहर आए, वरना तो वो बाहर ही नहीं आ सकते थे। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा रवैया है और ये खुद पीटीआई के भी बहुत से अंदर लोग भी जो हैं वो भी इस किस्म की हरकत करते हैं। मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप जो लोग जेलें काट के आ रहे हैं उनकी कुर्बानियों को इस तरह से लेट डाउन करें। और उसके बाद भी आप देख लें, बहुत सारी मजीद भी मैं मिसालें दे सकती हूँ। इवन चौधरी परवेज इलाही साहब वापस आए हैं बाहर, वो भी बेचारा इतना बीमार भी बंदा हुआ, उसको चोटें भी लगी, वो फिर भी बेचारा जेल में पड़ा रहा, जिस तरीके से भी उसने टाइम दिया। जब वो बाहर आए तो उनके ऊपर भी यही बात शुरू हो गई और अब ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि जी वो उस तरह एक्टिव नहीं है। तो भाई ठीक है, अगर उन्होंने आके खामोशी से अपने सेहत को फोकस किया है और एक आध कभी स्टेटमेंट बेचारे वैसे दे भी देते, तो वो कौन से इतने कोई तवाना इंसान है, बड़े नौजवान हैं कि उन्होंने बड़ा एहतजाज कोई लीड करना था। मेंबर वो है नहीं असेंबली के, और बाकी कोर कमेटी या सियासी कमेटी को चाहिए कि उनसे मुशावरत करे, क्यों नहीं करते वो लोग। तो बहरहाल जो भी कहानी है, किस्सा मुख्तसर ये कि जो भी बंदा बाहर आता है तो उसको इस तरह से टैग किया जाता है। और अब बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी ये काम शुरू हो गया। आज मुख्तलिफ जो इनके इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं वो आके ये बताना शुरू हो गए कि जी उन्होंने डील कर ली। भाई जिस औरत ने अपनी बदतरीन किरदार कुशी बर्दाश्त कर ली, जिस औरत ने खुद जेल जाके गिरफ्तारी दे दी, उसको अडियाला में भी रखा गया और उसके बाद जब बरीगाला में भी रखा गया तो उसने कहा मुझे वापस अडियाला ही भिजवा दें। उसने कोई अपने लिए रियायत लेनी पसंद नहीं की। और बरीगाला से जब वापस अडियाला गए हैं तो उसके बाद जितने टाइट हालात में रखा गया वो सब भी उसने बर्दाश्त कर लिया। तो उसके बाद अब उसको डील करने की क्या ज़रूरत थी? डील तो आप तब करते हैं कि भाई ये सब फेस ना करना पड़े, ठीक है ना। डील का मकसद क्या होता है कि भाई सख्तियां बर्दाश्त ना करनी पड़े। थोड़ी बहुत सख्ती आती है, आप घबरा जाते हैं और आप कहते हैं चलो भाई डील कर लो ताकि इससे मजीद ज्यादा सख्ती बर्दाश्त ना करनी पड़े। लेकिन जब आपने ऑलरेडी वर्स्ट किस्म की सख्तियां बर्दाश्त कर ली हैं, मतलब औरत के लिए जाहिर है कि सबसे ज्यादा तो ये तकलीफ दे बात है कि उसकी इतनी बदतरीन और गलीज किस्म की किरदार कुशी की जाए। तो जब उस औरत ने वो भी बर्दाश्त कर ली तो उसके बाद बाकी क्या रह जाता है? किस मकसद के लिए अब वो डील करे, किस चीज़ के लिए, क्या हासिल करेगी वो डील करके? तो ये बकवास तरीन बात है और इसको जानबूझ के किया जा रहा है ताकि उनकी जो कुर्बानी है उसको फरामोश किया जा सके। और दूसरा ये कि ये तासुर दिया जा सके कि बस जी रियासत ने बड़ी दरिया दिली दिखा दी, वरना इनकी तो ऐसी की तैसी, और उनका जो एक अपर हैंड है, वो डोमिनेंस है, उसका ज़रा टैग का बरकरार रखा जाए। तो इसलिए इस किस्म की जो है ये बातें की जाती हैं। बहरहाल जो भी है, असल बात यह है कि आप उनको तोड़ नहीं सके और मेरिट पर उनकी रिहाई हुई है। इसमें बिल्कुल फाइनली अदलिया ने भी अगर कोई स्टैंड लिया है या कोई आज़ादी से फैसला दिया है तो उसको भी सराहना चाहिए। बाकी अब देखते हैं कि उनकी रिहाई होती है तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है। बहुत से लोग तो ये भी क्यास राइयाँ शुरू कर चुके हैं कि जी अब वो आएंगी, वो आके पार्टी को लीड करेंगी और उसके बाद पार्टी के 2 ग्रुप बन जाएंगे और फिर वही इनको पुरानी जो सास बहू वाले झगड़े हैं ना वो पसंद आ जाते हैं कि जी अब अलीमा खान का एक ग्रुप बन जाएगा पार्टी में, दूसरा ग्रुप बन जाएगा बुशरा बीबी का, और बस जी पीटीआई फिर एक दफ़ा टूट जाएगी। मतलब पिछले कोई 2.5 वर्षों में मेरा ख्याल है 50 दफ़ा ये पीटीआई को तोड़ चुके हैं, लेकिन पीटीआई फिर अपनी जगह खड़ी होती है क्योंकि पीटीआई इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है, वो बाकी किसी शख्सियात के साथ जुड़ी ही नहीं हुई। ये बात समझ नहीं आ रही इनको। पहले भी ये बातें की गई थी कि जी बुशरा बीबी साहिबा लीड कर रही हैं या अलीमा। ना अलीमा खान को इमरान खान ने कोई ओहदा दिया, ना बुशरा बीबी को वो कोई ओहदा दे चुके हैं, ना देने जा रहे हैं, ना देंगे। तो इसलिए कोई ये कहे कि जी वो पहले भी घरेलू खातून थी और उन्होंने अब भी जाके एक गोशा नशीनी ज़रूर इख्तियार करनी है। लेकिन ये लोग इस किस्म के नैरेटिव्स बनाते रहते हैं, वो आप इनकी सुनते जाएं और साइड से दूसरी तरफ से कान से निकालते जाएं। और अब हद ये है कि कुछ जो इनकी सोशल मीडिया के लोग हैं, कुछ तो दानिस्ता और कुछ गैर दानिस्ता तौर पर भी इतनी ज़्यादा डिवीज़न और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कुछ तो डिवीज़न का शिकार हैं
जानबूझ कर इस तरह की बातें करते रहते हैं, हर वक्त कॉन्स्पिरेसी थेरीज में घुसे रहते हैं, हर वक्त लोगों के कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, और कुछ जो हैं वो इतने डेस्परेट हैं कि उन्हें समझ नहीं लग रही कि क्या बात करनी है, तो वो कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। तो अब इस तरह की कैफियत में जो है ना वो इस वक्त पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मुझे तो नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे जो हैं वो मौजूदा क़यादत पर तनकीद करते थे, बहुत खुल के करते थे, अब उससे भी आगे निकल गए हैं, और वो मुराद सईद साहब को भी डिमांड किया जा रहा है कि वो बाहर निकलें और वो आके एहतजाज को लीड करें, और उनके जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो ये बताते हैं उन्हें कि उनकी जो लाइफ है वो कितनी डेंजर में है, उन्हें देखते ही गोली मारने का हुक्म है, वो मोस्ट वांटेड किस्म के बंदे हैं, और इमरान खान के बाद पीटीआई के लिए नंबर 2 उन्हें कंसिडर किया जाता है। तो उनके हवाले से तो बहुत ज़्यादा खदशात है, और इमरान खान साहब की सख्त तरीन हिदायत थी कि वो बिल्कुल भी मंजर पर नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मर्जी भी हालात हो। तो वो इस बात के पाबंद हैं, और इस वजह से वो अभी तक सामने नहीं आ रहे। और इस मामले पर शहजाद अकबर साहब हों, शहबाज गिल साहब हों, इमरान रियाज हों, बहुत सारे दीगर लोग ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से बता चुके हैं कि उनकी जो लाइफ है वो कितनी रिस्क पर है, और इसलिए उनके हवाले से इमरान खान साहब के सख्त तरीन ये अहकामात हैं कि वो बिल्कुल सामने नहीं आएंगे। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया के लोग हैं, न जाने ये इतने ज़्यादा आप यूं कह लें कि नाउमीद हो चुके हैं कि अब ये बस कहते हैं वो भी आ जाएं सामने ताकि कुछ तो हो, कुछ तो हो। या तो एक वजह ये है, या फिर दूसरी वजह ये है कि ये गैर दानिस्ता तौर पर हर चीज़ को जो है वो अपने तौर पर डिसाइड करना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरह की बात करते हैं। वजह कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल मुराद सईद साहब से ये ज़रूर किया जा रहा है। आज सलमान अकरम राजा साहब ने बहरहाल अच्छी गुफ्तगू की है हाई कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया के प्रेशर में आके फैसले तो बहरहाल नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि हम प्लान करेंगे प्रॉपर एहतजाज को, ये नहीं कि एवं ही बस मुंह उठा के कॉल दे दी और जो बेचारे फिर थोड़े बहुत लोग आए उनको मारे पड़े, वो गिरफ्तार हों, और हम जज्बाती हो के लोगों को पहले बुला रहे हैं और बाद में हमारे पास कोई प्लान ना हो। तो ये उनका बड़ा अच्छा मामला है, जो उनकी मुझे हिकमत अमली नज़र आ रही है कि वो समझते हैं कि पहले एक प्रॉपर प्लान किया जाए एहतजाज का, और उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाया जाए, लेकिन उसके बाद जो है फिर लोगों को कॉल दी जाए, क्योंकि अगर प्लानिंग के बगैर आप कॉल देते हैं तो फिर वही सूरत हाल बनती है जो इससे पहले बन चुकी है। और अब एक दफ़ा आप ये फेस कर चुके हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हर दफ़ा ये फेस करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि वो एक वाइज इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा सब्र का दामन पकड़ना चाहिए। वैसे भी काजी फायज ईसा साहब अब जा रहे हैं, इनकी रुखसती के बाद उम्मीद है कि कुछ ना कुछ चीज़ों में 19-20 बेहतरी ज़रूर आएगी, फ़र्क ज़रूर आएगा। मुझे इस पे मैं कल एक तफसीली बात करूंगी उनके जाने के हवाले से, लेकिन मेरे नज़दीक जो भी कितना भी कोई बुरा क्यों ना हो, कम से कम वो काजी फायज ईसा तो नहीं होगा। तो पहले इस बात की खुशी मना लीजिए कि वो जा रहे हैं, उसके बाद अगला अच्छा है या बुरा है, उसका फ़ायदा जो है या नुकसान जो है वो बाद में डिस्कस होगा, उससे पहले परफॉर्म तो करने दें। क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जस्टिस याया अफरीदी साहब बिल्कुल, मंसूर अली शाह साहब वगैरह ये लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है, सब अपना अपना काम भी करेंगे, एक दूसरे के साथ ताउन भी करेंगे। और मुझे बिल्कुल इस बात में कोई शक नज़र नहीं आ रहा कि जस्टिस याया अफरीदी हर मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मुशावरत से ही चलेंगे। वो वैसे भी दोस्त हैं, वैसे भी वो इकट्ठे काम कर चुके हैं, और जिस तरह के गैर मामूली हालात में ये सब कुछ हुआ है ये सारी चीज़ें उनको पता हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इस मामले पर बाकायदा मंसूर अली शाह साहब की मुशावरत से ही फैसले करेंगे। मंसूर अली शाह साहब ने अलबत्ता एक अच्छा मज़ेदार काम किया है कि उन्होंने उम्रा करने का फ़ैसला किया है, और वो कल उम्रे पे रवाना हो जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। और इससे उन्हें एक फ़ायदा ये होगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो अलविदाई रेफरेंस है उसमें उन्हें शिरकत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा वो पैगाम दे के जाएंगे कि भाई हम आपको इस काबिल भी नहीं समझते कि आपके अलविदाई रेफरेंस में शिरकत करें। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात का रंज तो होगा कि काजी फायज ईसा साहब ने उनके साथ क्या किया है। और दूसरी तरफ जो अगले नए चीफ जस्टिस हैं उनकी हल्फ बर्दारी भी खैर वो मिस कर देंगे, जो कि 26 अक्टूबर को होने जा रही है सुबह 10:30 बजे। जस्टिस याया अफरीदी काफ़ी अब लग रहा है कि मेंटली तैयार हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं मज़ीद। और उन्होंने आज जो स्टाफ है उसको बुलाकर ब्रीफिंग्स भी ली हैं मुख्तलिफ मुकदमात के भी हवाले से, ओवरऑल जो यानी जो भी इंतज़ामी उमूर हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग्स भी ली हैं, और मुबारकबादें भी वसूल की हैं मुख्तलिफ जजेस से। तो आज वो काफ़ी एक तरह से समझ लें कि चार्ज संभालते हुए नज़र आ रहे थे। उन्होंने जिसको कहते हैं ना वो पैड्स पहन लिए हैं और ग्लव्स पहन लिए हैं, तो अब वो इनिंग्स के लिए तैयारी कर चुके हैं।
تو आफरीदी साहब जी आ रहे हैं, अब क्रीज पर देखते हैं कि छक्के मारेंगे या फिर वो ज़ीरो पे आउट होंगे, लेकिन अभी इसका कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है जितने कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं ना जजेस के, ऐसा लग रहा है कि उनके जहन में कुछ प्लान है ज़रूर, और उस प्लान को वो सही तौर पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और वो जज्बात के बगैर उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। वो जज्बाती तौर पर कोई ऐसा रद्दअमल नहीं देना चाहते जिससे उनके लिए मज़ीद कोई मुश्किलात खड़ी हों, बल्कि वो बहुत ही वाइजली आइन और क़ानून के दायरों में रहकर ही अपने लिए, अपने इदारे के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करने की प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए और आगे आने वाले दिनों को इसके साथ ही, इसके तनाजुर में देखते जाइएगा। बाकी आगे जो चीज़ें हैं उसमें हमें अंदाज़ा होता चला जाएगा। आखिर में एक छोटा सा ट्रिब्यूट अरशद शरीफ साहब के लिए, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सहाफ़त का एक दरख्शां नाम है। मैंने आज इस बारे में ट्वीट भी किया। 2 साल हो गए आज उनको दुनिया से गए, उनको जिस तरह से शहीद किया गया दियारे गैर में। एक तकलीफ़ दे वाक़या है ये, और शदीद तकलीफ़ दे वाक़या है ये। एक ऐसा वाक़या था जिसको पूरी कौम जो थी वो इस पे सोगवार थी, और मैंने लिटरली लोगों को रोते देखा है अरशद शरीफ के लिए। ऐसे लोग जिनका उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से उनको शहीद किया गया उसने सबकी आंखें नम की, और पाकिस्तानी कौम कई दिन इस सदमे से दो चार रही। और आज भी जब भी अरशद शरीफ की कोई तस्वीर, कोई उनका क्लिप पुराना, कोई उनका कोट, कोई उनका मैसेज सामने आ जाता है तो यकीनी तौर पर हर आंख अश्कबार हो जाती है। आज उनके तमाम दोस्त, उनके कॉलीग्स, उनके फैमिली मेम्बर्स उनको याद कर रहे हैं, और साथ साथ इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि अरशद शरीफ का जो केस है वो दोबारा कभी समाअत के लिए फिक्स ही नहीं हो सका, और आज तक कातिल आज़ाद फिर रहे हैं, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। और क्यों हमारा निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर है कि किसी एक नाहक शहीद को भी इंसाफ के कटहरों में नहीं बुला सकता। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात ने आके, मौजूदा आर्मी चीफ ने जाके शहीद की वालदा को ये दिलासा दिया कि इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। पिछले जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने वादा किया लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। और इन चीफ जस्टिस ने तो माशाल्लाह अपने टेन्योर में जुर्रत ही नहीं की, हिम्मत ही नहीं की कि ये केस किसी वक्त लगा लें। तो इन्होंने क्या किसी को इंसाफ देना था? ये तो आए ही ना इंसाफियां करने थे, ये तो आए ही बदनीयती के साथ थे, ये तो आए ही इंसाफ का कत्ल करने थे। तो इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती थी? तो ये केस अभी तक पड़ा हुआ है, दाखिले दफ्तर है। किसी को इस बात के लिए मैं तो हैरान होती हूँ कि खुद सहाफ़ी भी इतने ज़्यादा बुलंद अंदाज में उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते कि क्यों एक साथी को इस तरह से शहीद किया गया, ऐसे क्या हालात थे, और फिर क्यों उनके कातिलों को सज़ा नहीं दी जा रही। तो ये भी तकलीफ़ दे बात है कि इसके ऊपर कोई आवाज़ उस तरह क्यों नहीं उठा रहा। रजीम चेंज में जहाँ बहुत से नुकसानात हुए, पाकिस्तान बेशबहा नुकसानात से दो चार हुआ और बहुत ज़्यादा पस्ती में गया। हर चीज़ में, हर शोबे में हम पीछे गए। तकलीफ़ दे हमने मनाजिर देखे, लोगों ने पहाड़ जैसे मसाइब देखे और क़यामत ख़ेज़ किस्म की अजियतें सही। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अरशद, शायद ये कभी ये सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएं, लेकिन अरशद शरीफ जो चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा नुकसान हुआ है जो नाकाबिल तलाफ़ी है, जिसका इज़ाला मुमकिन नहीं है। तो काश ये ना हुआ होता, ये ना हुआ होता। मतलब ठीक है, आपने गिरफ्तार किया होता, पकड़ा होता, मुकदमे होते, कोई बात नहीं इस तरह की, लेकिन ये ना हुआ होता कि वो शहीद ही हो चुका होता, कि वो कभी वापस ही ना आ सकता होता। इतना बड़ा आपने खला डाल दिया। इकॉनमी भी शायद कभी बेहतर हो जाए, इमरान खान भी शायद बाहर आ जाएं, शायद दोबारा हुकूमतें भी बन जाएं, शायद जो ये सारे ज़ख़म लगे हुए हैं इस वक्त अवाम के दिलों पर, जमहूरियत के दिलों पर, रियासत के ऊपर, शायद ये भी कभी भर जाएं। लेकिन ये एक ऐसा ज़ख़म है जो हमेशा ताज़ा ही रहेगा, ये कभी भर नहीं सकता। हाँ, इसमें थोड़ी सी कमी इस लिहाज से ज़रूर आ सकती है कि कम अज़ कम उनके कातिलों को इंसाफ मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।